नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली जापान के जो पीएम है फूमियो किशिदा, इन पे अटैक हुआ है। एक शख्स जब ये स्पीच दे रहे होते हैं तब इनकी तरफ कुछ स्मोक बम टाइप का फेंक देता है। एक पाइप टाइप का ये होता है जो कि ब्लास्ट करता है, जिसमें से काफी ज्यादा स्मोक जो है वो सब निकलता है। लेकिन यहाँ पर रिलीफ वाली बात यह है कि इसमें किसी को भी कुछ भी हार्म नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारे जो पीएम मोदी हैं, इनके स्टेटमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं। इनका एक यहाँ पर ट्वीट है। इनने कहा है कि ये खुश है कि किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ और साथ ही साथ इस अटैक को इनने कंडेम किया है। नाउ आप लोग को याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले ही, टोटल 10 महीने भी नहीं हुए इस चीज को, जब जापान के जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे, उनका असैसिनेशन कर दिया गया था इसी तरीके से। वो अपनी स्पीच जब दे रहे थे तब उन पर फायर कर दिया जाता है, की वजह से उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जो लास्ट राइट इनकी होती है उस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए थे, अगर आप लोग को याद हो तो। एक बहुत ही अच्छे स्टेट्समैन थे ये शिंजो एबे। यहाँ पर जो जापान के प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर है उनकी लिस्ट है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। शिंजो एबे जो है वो 2012 से लेके 2020 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे जापान के। इससे पहले 2006 में भी वो 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। क्वाड आप लोग जो नाम सुनते हो ना, वो इन्हीं की देन है, इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है वो, और एक काफी बेहतरीन इंसान थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इनको इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कहते थे। खैर, ये तो अलग चीज हो गई। 2020 तक, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं जापान के। उसके बाद इनके अल्सर की वजह से रिजाइन करना पड़ता है और 2022 में, आज से 10 महीने पहले लगभग, इनको मार दिया जाता है। इनके बाद अगर आप लोग देखोगे तो जो जापान के नए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो होते हैं योशिदा सुगो। इनको फिर 1 साल के बाद रिजाइन करना पड़ता है और इनके बाद फिर जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जापान के, उनका नाम है फूमियो किशिदा। 2021 से ये प्राइम मिनिस्टर है जापान के। और अगर आप लोग देखो तो इन 1.5 सालों में 3 प्राइम मिनिस्टर जापान के जो हैं वो बदले हैं, जिसमें से 2 पे अटैक भी हो चुका है। तो ये चीज एक क्लियर पिक्चर शो करती है कि जापान के जो लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट से या फिर अपने प्राइम मिनिस्टर से उतने खुश हैं नहीं, या फिर उनको उतना पसंद कर नहीं रहे। नहीं तो जापान जैसी कंट्री, जिसको एक को बहुत ही ज्यादा पीसफुल कंट्री कहा जाता है। कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि क्राइम का रेट जो है जापान में वो कितना ज्यादा लो है। क्राइम के मामले में कहने का मतलब है जापान की जो रैंकिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है। उसमें मैंने, अगर आप लोग को याद हो तो, बताया था कि वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्री की जो रैंकिंग है उसमें जापान जो है वो 135वें नंबर पे है, यानी कि बहुत अच्छी रैंकिंग है उसकी। जो ऊपर रैंक पे होता है 1, 2, 3 रैंक जिसकी होती है, उसमें जो क्राइम है, कहने का मतलब है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जापान की रैंक इसमें बहुत ज्यादा नीचे है, आप लोग को याद होगा, कल मैंने बताया था। और इंडिया की रैंक यहाँ पर 77 है। उसके अलावा वर्ल्ड पब्लिक सर्विस की एक रैंकिंग थी, कंट्री विथ मोस्ट क्राइम रेट, के में भी जापान जो है वो 136वें नंबर पे है। और इसके अलावा अगर बहुत फेमस एक इंडेक्स है, आप लोग ने नाम सुना भी होगा पहले, ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसमें आप लोग को अगर नहीं पता है तो बता दूं मैं कि जो जापान है वो 10वें नंबर पे है। तो जब इतनी अच्छी क्राइम से रिलेटेड जो रैंकिंग है सारी उसमें जापान की, यहाँ पर क्राइम हो गया, वायलेंस हो गया, उतना होता नहीं है। ऐसे में जब कंट्री के प्राइम मिनिस्टर पे अटैक हो तो अनसेटिस्फेक्शन कितने हाई लेवल का होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्यों जापान में जो लोग हैं वो इतना ज्यादा अनसेटिस्फाइड है, अपनी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ क्यों इतना ज्यादा है, क्यों उनको पसंद नहीं करते हैं। उसका जो रीजन है, अगर हम लोग बात करें तो इस तरह की जो चीजें होती है, जाहिर सी बात है उनका कोई एक रीजन नहीं होता है। लेकिन कुछ जो मोटे मोटे रीजन है उसमें सबसे पहले जो मैं आप लोग को बताऊं, ये चीज निकल के आई भी थी शिंजो एबे का जो मर्डर केस था उसमें। दरअसल जापान में एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिफिकेशन चर्च, उससे जापान के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। इस चर्च की शुरुआत की गई शून म्यूंग मून द्वारा साउथ कोरिया में, इसलिए इसके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको मूनी भी कहा जाता है। फिर यहाँ से, यानी कि साउथ कोरिया से, ये चर्च जो है वो दुनिया भर की कंट्रीज में फैलता है। और ये जो मूनी है ये अपने आप को कहते हैं कि क्राइस्ट के बाद ये नए जो मसीहा है वो है वर्ल्ड के। यहाँ से ये जो चर्च है ये जापान में भी फैलता है। और एक चीज इस चर्च के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप लोग क्या करना कि इसके जो विकिपीडिया पेज है पहले तो वो खोल के देखना और कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड जो हेडिंग है वो पढ़ना। इस चर्च पे ना ही सिर्फ जापान में, ना ही सिर्फ यूएसए में, बाकी बहुत जगह पे जो केसेस है वो फाइल हो चुके हैं। यूएसए में तो ये जो मून है जो कि फाउंडर है इस चर्च के, इन पे टैक्स इवेजन का केस भी चल चुका है। फिर यूएसए में ये भी बात कही जाती है कि ये जो चर्च है ये साउथ कोरिया के लिए जो स्पाइंग है वो करता है। तो इस तरह की चीजें हैं, इसके खिलाफ दुनिया भर की कंट्रीज में इसमें काफी ज्यादा जो कंट्रोवर्सीज है वो हो चुकी है। जापान में इसको एक कल्ट की तरह देखा जाता है, एक प्रीडेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा जाता है। शिंजो एबे के केस में क्या हुआ था कि जिसने अटैक किया था, यानी कि जिसकी मर्डर किया था शिंजो एबे का, उसका ये कहना था कि ये जो चर्च है इसको शिंजो एबे जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। और इनकी जो पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिससे ये तीनों लास्ट के जो पीएम जो उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया बिलोंग करते हैं, इनके टाइज है इस चर्च से। और ये जो चर्च है ये एक तरीके का लूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि लूट करता ही है।
ये इस शख्स का कहना था, तेत्सुआ यामागामी, जिसने मर्डर किया था शिंजो एबे का। और क्यों ये इतना खिलाफ था इस चर्च के, उसके बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ऐसा कहना था इसका कि इसकी जो मदर थी वो इस चर्च की फॉलोअर थी, और इस चर्च ने उनको परसुएड किया काफी ज्यादा जो डोनेशन है वो करने के लिए, और जो डोनेशन फिर उनने किया, और इतना ज्यादा डोनेशन कर दिया कि इनकी पूरी फैमिली जो है वो बैंकरप्ट हो गई। इसीलिए इस चर्च पे इसका गुस्सा था। और शिंजो एबे जो है वो इस चर्च के, ऐसा बताया जाता है कि बहुत ज्यादा क्लोज थे, उनके फैमिली और उनकी जो पार्टी है उसके कनेक्शन थे इस चर्च के साथ। साथ ही साथ शिंजो एबे के जो ग्रैंडफादर थे वो भी जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी वजह से ये जो चर्च है वो जापान में स्टैब्लिश हुआ था। इसीलिए इस शख्स ने मर्डर का प्लान बनाया शिंजो एबे का और इसको अंजाम दिया। तो ये एक चीज है जिसकी वजह से ज्यादा परेशान है जापान के जो लोग। ऐसा मानना है लोगों का कि ये जो चर्च है ये तो एक परसुएट करता है, इवन की फोर्स भी करता है कि डोनेशन करो इसके अंदर, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल सेल्स नाम का फ्रॉड भी ये करता है। ये क्या करता है कि छोटी मोटी मूर्ति जिसको होली बता के, या फिर इस तरीके का कोई स्क्रिप्चर जिसको होली बता के ये बहुत ही महंगा लोगों को बेचता है। और ऐसी रिपोर्ट है 1987 से लेके 2021 तक की 30,000 इंसिडेंट इस तरीके के स्पिरिचुअल सेलिंग के किए हैं इस चर्च ने, जिसमें टोटल $899 मिलियन के सेल्स जो है वो किया है इसने। तो इन सब चीजों की जब रिपोर्ट्स लोगों के सामने आती है तो लोग इस पे काफी ज्यादा नाराज होते हैं। और जब ये देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है जापान की उसके टाइज है इस चर्च के साथ, जिसकी वजह से ये जो ये सब काम है वो कर पाता है, इवन की लॉ को भी इवेट कर पाता है, तो इस वजह से जो रूलिंग पार्टी है उस पर भी गुस्सा लोगों का निकलता है। और हम सब लोग जानते हैं कि जापान में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर ओल्ड एज पॉपुलेशन है, 50 से लेकर 70 साल की एज की जो पॉपुलेशन है वहां पर वो ज्यादा है, तो वो लोग इस चीज में ज्यादा फंस भी जाते हैं। अब ये चीज अगर आप लोग इंडिया से कंपेयर करो तो इंडिया में भी इस तरीके की चीजें काफी होती है। हमारे घर के जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो किसी तरीके की किसी बाबा वगैरह के चक्कर में फंस जाते हैं और काफी ज्यादा डोनेट भी कर देते हैं। घर में जो बच्चे होते हैं वो समझाते रहते हैं लेकिन मानते हैं नहीं। तो यही चीज सेम है जापान में भी। और इसके अलावा अगर आप लोग देखो तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सिर्फ एक रीजन ही नहीं होता, इसके अलावा और भी बहुत कई रीजन है। जापान का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पिछले कई टाइम से काफी ज्यादा गिरता जा रहा है। जापान ने एक टाइम में प्रॉस्पेरिटी जो होती है उसका पीक भी देखा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जापान का जो सेंट्रल बैंक है उसकी पॉलिसी कह लीजिए या फिर इस समय की जो जियोपॉलिटिक्स है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है जापान में वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो रियल वेजेस है लोगों की वो उतना ज्यादा राइज कर नहीं रहा है। यहाँ आप लोग ये पूरा चार्ट देख सकते हैं, इसमें जो फरवरी में रियल वेज है वो नेगेटिव ग्रो किया है, और इन्फ्लेशन जो है वो 3 से 4% के बीच में है जापान में। ना हो सकता है यहाँ आप लोग कहो कि ये तो इसमें गलत क्या है, ये तो बहुत नॉर्मल है इंडिया के लिए। इंडिया में तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कहता है कि 4% से लेके 6% तक अगर रहे तो ये नॉर्मल है। इस 6% से ऊपर अगर जाता है तो इसके लिए काम करने की जरूरत है। तो जापान में तो 6% से बहुत नीचे है, 3% के लगभग है। देखो ऐसा नहीं है, हर इकोनॉमी जो है वो अलग होती है, हर इकोनॉमी के अलग स्टैंडर्ड होते हैं। जापान में जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है वो कहा जाता है 2% को, और 3%, जब 2% नॉर्मल है तो 3% आप लोग समझ लो कि 50% सीधे ज्यादा हो गया उससे। इसकी वजह से जापान के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं, और एक बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फेक्शन जो है वो जापान के यंग पीपल के अंदर देखने को मिल रहा है। प्लस हो सकता है आप लोग ने ये न्यूज सुनी होगी, कुछ महीने पहले ये न्यूज आई थी कि जापान जो है वो अपने डिफेंस बिल्डअप में लगा हुआ है, यानी कि उसका जो थ्रेट है चाइना को लेके उसको काफी सीरियस उसने लेना शुरू किया है। और ऐसा कहा है जापान ने कि अगले कुछ सालों में हम लोग अपना जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है उसको ठीक डबल कर देंगे, यानी कि 2% टोटल हम लोग बढ़ा के कर देंगे अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर जीडीपी के। तो इस चीज से भी जब ऐसी हालत हो, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो जापान में स्टैग्नेट हो गई हो, और ऐसे टाइम पे जापान के लोग जब देख रहे हैं कि डिफेंस में जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो बढ़ता जा रहा है, तो इस चीज से भी जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। 53% लोग ऐसे हैं जो कि ये जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है इसको क्रिटिसाइज करते हैं, इसको सपोर्ट नहीं करते, और इन लोग का कहना है कि ये जो चाइना का फैक्टर है इसको बहुत ज्यादा एग्जेजरेट किया जा रहा है। इतना हम लोग को खतरा नहीं है चाइना से, और जो खतरा है वो यूएसए के हेल्प से हम टैकल किया जा सकता है। तो अब इसको आप लोग इग्नोरेंस भी कह सकते हो, या फिर वाकई में जापान के जो लोग हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। तो इन सब रीजंस की वजह से जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है या जापान की गवर्नमेंट है उसके ऊपर से लोगों का जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। एक चीज होती है ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग। ये क्या होता है अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इलेक्शन जो है वो आप लोग को पता होगा कि 5 साल, किसी किसी कंट्री में 4 साल बाद होता है। उसमें जो सारे लीडर्स होते हैं उनमें से कौन लीडर जो है वो सबसे ज्यादा वोट गेन करता है वो जीतता है।
अब हो सकता है किसी किसी केस में सिर्फ 30% जो टोटल वोट्स है वो जीतने से लीडर बन जाता है, कोई किसी किसी कंट्री में 40% वोट से बनता है। तो ये सब चीज अलग चीज है, लेकिन अप्रूवल रेटिंग क्या मतलब है इसका कि आपके यहाँ का जो पीएम है, आपका जो लीडर है, उसको कितने लोग उस कंट्री के सपोर्ट करते हैं। यानी कि देखो, एक बार कोई इलेक्शन हुआ, कोई पीएम बन गया या फिर प्रेसिडेंट बन गया किसी कंट्री का, अब उसके बाद वो जो अपने वोट बेस है वो लूज करता भी है, तब भी वो जो पीएम की पोस्ट है वो नहीं खोएगा जब तक इसके लिए जो प्रोसीजर है उस कंट्री में वो फॉलो किया जाता है। यानी कि अगला जो डिसीजन है कि ये पीएम रहेगा या प्रेसिडेंट रहेगा कि नहीं, वो 5 साल बाद या फिर 4 साल बाद ही चांसेस है उसका डिसाइड होने का। लेकिन ये जो अप्रूवल रेटिंग है ये अपडेट होती रहती है और इससे पता चलता है कि इस टाइम पे कितना ज्यादा अप्रूवल जो है वो है इस लीडर का। ये पूरी अप्रूवल रेटिंग है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। इसमें अगर आप लोग जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है किशिदा, उनको ढूंढोगे तो वो आप लोग को मिलेंगे नीचे। इनकी जो इस समय अप्रूवल रेटिंग है ये है तो पीएम जापान के, क्योंकि और कोई जो लीडर था उसको इनसे ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला जापान में। लेकिन अप्रूवल रेटिंग अगर आप लोग देखोगे तो जापान के जो 30% लोग हैं वो भी इनको नहीं अप्रूव करते, यानी कि वो भी अभी इनके सपोर्टिव नहीं है, वो भी इनको नहीं पसंद करते हैं। और यही हाल जापान के जो पिछले के प्राइम मिनिस्टर थे या फिर उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी था, और जिसका कारण जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो पार्टी है इसका लिंक माना जाता है इस चर्च से, प्लस फिर इकोनॉमिक रीजन जो है वो तो है ही। और इस लिस्ट में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो नंबर 1 पे यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।